नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। हम लोग पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों की श्रृंखला को शुरू किया था। पहले खंड में हमने मौलिक अधिकार की विशेषताओं, उसकी फीचर्स को समझा था। दूसरे खंड में दूसरे पार्ट में हमने समानता के अधिकार को समझा था, जिसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को समझा था। तीसरे पार्ट में हमने समानता के ही अधिकार आर्टिकल 16, 17 और 18 तथा स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर 22 तक समझा था। आज हम चौथे चरण में हैं मौलिक अधिकार के, जिसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर रोक, अर्थात प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। वो आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर रोक तथा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये दोनों आर्टिकल के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति का जो शोषण होता है उसका शोषण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इट विल बी वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, किस प्रकार के अधिकार हैं, ये आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको याद रखना बहुत आसान होगा। जैसे हमने पिछले जो है समानता के अधिकार को ई पाउट से समझा था। क्या समझा था? ई पाउट 14 से लेकर 18 तक, ई से इक्वालिटी 14, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी, और 17 से अनटचेबिलिटी का एंड, और 18 से टाइटल का एंड। फिर उसके बाद हमने 19 से लेकर 20 तक फोलिया पढ़ा था। एफ से फ्रीडम, ओ से ऑफेंस अपराध सिद्धि वाला, एल से लाइफ जीवन की स्वतंत्रता, ई से एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, और ए से अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट जो आपको फ्रीडम मिले हैं उसकी बात करता है। तो वैसे ही टीसी याद रखिएगा। ई पाउट फोलिया के बाद टीसी याद रखें। टी से आपको ट्रैफिकिंग याद रहेगा और सी से आपको चाइल्ड लेबर याद रहेगा। तो आर्टिकल 23 और 24 भी आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 23 है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी के खिलाफ आर्टिकल 23 मानव तस्करी के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, भिखारी या अन्य मानव गरिमा के खिलाफ जो युद्ध या अतिक्रमण शामिल हैं। अर्थात इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, विमेन, चिल्ड्रेन, बेगर्स और अदर फोर्स्ड लेबर, मिलिटेट अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। मतलब देखिए क्या होता है कि मध्यकाल की बात अगर हम करें या पूर्व आधुनिक काल यानी कि जो स्टार्ट का मॉडर्न एरा था, उसमें भी स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करती थी। दास प्रथा, गुलाम व्यवस्था ये एग्जिस्ट करती थी। उसमें क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे या जो निम्न समुदाय के लोग होते थे, जाति के आधार पर या रंग के आधार पर, उन्हें जो है ख़रीदा जाता था या बेचा जाता था। और उनको ख़रीदा बेचा किस लिए जाता था? ताकि उनसे भरपूर श्रम निकाला जा सके। उनको एक तरह से फोर्स्ड लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ आज भी एक और चीज़ जो मनुष्यों को खरीदा बेचा था एक और उद्देश्य के लिए, वेश्यावृत्ति का मतलब आप लोग समझते हैं प्रोस्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है? महिलाओं को खरीदा या बेचा जाता है, बच्चियों को खरीदा हुआ बेचा जाता है। ये जो दोनों कृत्य हैं, किसी भी व्यक्ति को जो खरीदा या बेचा जाता है किसी भी उद्देश्य के लिए, आर्टिकल 23 उस पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23 कहता है किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। साथ ही साथ अगर खरीदा बेचा ना भी गया है तो भी किसी भी व्यक्ति के साथ फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता। मतलब अब किसी व्यक्ति को आप हायर करें, आप अपने यहाँ नौकरी पर रखें किसी तरह से और उसको बांध के रखते हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं, तो ये इसको जो है अलाउ नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 23 कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अगर ऐसा कोई करता है फिर भी, तो उसके लेकर जो लीगल ऑप्शन होंगे उसको अपनाया जा सकता है। कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन्हें दंडित किया जाएगा। तो ये था 23 के बाद अगला है आर्टिकल 24, जिसमें हमने बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर की बात की थी। अनुच्छेद 24 में किसी भी खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम उम्र यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? इसमें दो चीज़ें हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 बच्चों को शामिल किया जाता है। एक बच्चे होंगे जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच, एक बच्चे होंगे जो 14 से 18 के बीच होंगे, जिन्हें हम किशोर कहते हैं।
और दूसरे होंगे जो माइनर होंगे, यानी कि 14 से कम के। 14 से कम के जो बच्चे होंगे उनका बिल्कुल भी किसी भी तरह का रोज़गार नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? यानी 12 साल, 13 साल या 14 से कम जितने भी साल के बच्चे होंगे उनको अगर काम दिया जाता है, चाहे वो खतरनाक क्षेत्र हो चाहे वो गैर खतरनाक क्षेत्र हो, वो बाल श्रम की कैटेगरी में आएगा, उसे इंडोर्स नहीं किया जाएगा। दूसरा जो कैटेगरी है 14 से लेकर 18 तक, 14 से 18 तक के जो बच्चे होंगे उनको छोटा मोटा काम दिया जा सकता है ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी जगह पे जहाँ पर उनके शरीर या उनके मन को किसी प्रकार का खतरा ना हो। गैर खतरनाक उद्योगों में इनको रखा जा सकता है। अब 18 के बाद उनको कहीं भी रखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम केमिकल फैक्ट्री की बात करें या हथियार बनाने की फैक्ट्री की बात करें, क्या वहाँ पर 14 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कपड़ों की दुकान की बात करें या मॉल की बात करें या किसी अन्य जगह पर बात करें जहाँ पर इतना हैवी काम नहीं होता, वहाँ पर 14 से 18 उम्र के बच्चों को रखा जा सकता है। लेकिन 14 वर्ष की उम्र के जो भी नीचे बच्चे होंगे उनको किसी भी तरह का रोजगार प्रक्रिया में शामिल नहीं कराया जा सकता, उनको किसी भी तरह के एम्प्लॉय एक्टिविटी में जो है इंगेज नहीं किया जा सकता। एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। समझ में आया? और 14 to 18 को अलाउ किया गया है नॉन हैजर्डस प्लेस पर। क्लियर है? तो बाल श्रम की ये बात की गई है। इसको रोकने के लिए बाल श्रम कानून बनाए गए हैं। 1948 बाल श्रम कानून, एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट है जो बाल श्रम प्रतिषेध कानून है 1948। उसके अनुसार अगर कोई बाल श्रम कराता है तो उस कानून के माध्यम से उसे दंडित किया जाएगा। तो आर्टिकल 23 क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, और आर्टिकल 24 क्या है? चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए ये कानून है। इसलिए ये शोषण के विरुद्ध, सॉरी कानून नहीं, मौलिक अधिकार है, इसलिए ये दोनों अधिकार शोषण के विरुद्ध माने जाते हैं। ठीक हुआ? होपफुली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट अगले चौथे मौलिक अधिकार पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। देखिए हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है। क्या है? सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य है हमारा देश, पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें क्या होता है, हमने बताया था हमारी जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है वो इस प्रकार है कि हम किसी भी धर्म को ना हम छोटा मानते हैं ना ही बड़ा मानते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वली महत्व देते हैं। क्लियर है? इंडियन स्टेट इक्वली ट्रीट्स टू ऑल रिलीजन, इट इक्वली मेंटेन्स द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी से बराबर दूरी रखेगा और सबसे बराबर सम्मान करेगा। क्लियर है? तो उसी को और प्रोटेक्ट करते हुए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कुछ निश्चित प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। उन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। इनको जो है याद करने का ट्रिक होगा PMTI। क्या? PMTI। P से होगा प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन याद रखना, M से मैनेजमेंट याद रखना है, T से टैक्सेस याद रखना है, I से इंस्टीट्यूट या इंस्ट्रक्शन याद रखना है। वो कैसे है वो आगे हम बताएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले 25 आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 25 ऑफर्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है हमारे देश के अंदर, वो किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, उसका आचरण कर सकता है। आचरण करने का मतलब क्या होता है? अपनाना का मतलब आप अपने आप को क्या मानते हो, हिंदू मानते हो, मुस्लिम मानते हो या ईसाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, वो आपका मानना है। उसका आचरण करना क्या हो गया? टोपी लगाना इस्लाम है तो, दाढ़ी बढ़ाना, दाढ़ी रखना, आप चोटी रखना चाहते हो हिंदू हैं, या तिलक लगाना चाहते हैं, क्रिश्चियन है तो क्रॉस पहनना चाहते हैं, सरदार हैं तो आप पगड़ी पहनना चाहते हैं। ये जो बाहरी चीज़ें होती है ये आपका आचरण करने का तरीका होता है, जिसे आप प्रैक्टिस कहा जाता है। ये रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। तो इसकी भी आज़ादी है, आप अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ में क्या? प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब प्रचार। आप जो भी धर्म शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करना चाहते हैं कर सकते हैं। शांतिपूर्ण वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पीसफुली। अब ऐसा नहीं किसी के सर पे तलवार रखकर आप उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवा लो या अल्लाह अकबर बुलवा लो, गॉड इज़ ग्रेट बुलवा लो। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलीजियस फ्रीडम। ये उसके अंदर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इसकी मनाही होगी। आप शांतिपूर्ण तरीके से एक कायदे से जो है कानून के दायरे के अंदर आप अपने धर्म को प्रचारित एवं प्रसारित कर सकते हैं। तो 3 तरह का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है, मानना, आचरण करना और प्रचार करना। और तीनों में P याद रखना, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन। क्लियर हुआ?
आगे बात करते हैं, आर्टिकल 26 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 26 कहता है इट हेल्प्स टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। अर्थात अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी देता है और इसको सुनिश्चित करने में मदद करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य हर धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग से संबंधित होता है। ये क्या होता है समझते हैं। देखिए प्रबंध क्या है, जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों का देख रेख कैसे होगा, या मंदिर के अंदर की ढांचा क्या होगा, गर्भगृह क्या होगा, कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं प्रवेश करेगा, ये सब क्या धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट किसके हाथों में, स्टेट के हाथों में नहीं, ये उन तथाकथित धार्मिक समुदायों के हाथ में होता है। इस्लाम का भी ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी का भी ऐसे है। तो सब अपने अपने धर्म के मामलों को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से अधिकारी हैं, संविधान उनको पूरी तरह से इजाज़त देता है। हालांकि इनका ये जो मैनेजमेंट है, अब जैसे कि आप अपने धर्म को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका ये जो मैनेजमेंट का तरीका है किसी एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल सैंक्टिटी है, उसकी जो अपनी खुद की गरिमा है, उसको चोट ना पहुंचाए। अब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि हमारे, हालांकि इसको बड़ा विवादित माना जाएगा, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिस में है वो हम बोल सकते हैं कि जैसे बहुत सारे मंदिरों में आरोप लगता है कि वहाँ पर शूद्रों की एंट्री बैन कर दी जाती है, या जो है उनको जो है वहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगर कोई भी मंदिर का पुजारी किसी भी धर्मशास्त्र को दिखाकर ये बोले कि भाई हमारे यहाँ मंदिर में इनका एंट्री की इजाज़त नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसकी जो पर्सनल सैंक्टिटी है उसको ठेस पहुँच रही है। तो आर्टिकल 15 का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये मान्यता नहीं दी जाएगी। आपको अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध की बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन वहाँ तक जहाँ पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो गरिमा है उसको ठेस ना पहुँचे। जैसे ट्रिपल तलाक की बात अभी कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के प्रैक्टिस को बैन कर दिया, जबकि ये इस्लाम का एक परंपरा थी। वहाँ पर ट्रिपल तलाक एक उनका अपना आंतरिक मामला था, उसको मैनेज करने की उनको आज़ादी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब कोई महिला पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास, भैया ये ट्रिपल तलाक से मेरे इंडिविजुअल जो बिलीफ सिस्टम है उसको ठेस पहुंच रही है, तो उसकी इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो है क्या किया गया, ट्रिपल तलाक को बैन घोषित कर दिया गया। क्योंकि ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसा है भी कि ये इंटीग्रल इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये प्रैक्टिस तो बाद में शुरू हुई है, और इससे महिलाओं की जो विशेष अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 15 का हनन हो जा रहा है। तो आर्टिकल 15 को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बंद कर दिया गया। समझ आ रहा है। तो कभी कभी आर्टिकल 26 और आर्टिकल 15 का क्या होता है, क्लैश होता है। जब भी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 के बीच क्लैश होगा तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 15 को तवज्जो देती है। समझ में आया। हालांकि जब तक किसी आप इंडिविजुअल को, किसी पर्सनल राइट को आप जो है प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका जो भी मामला है आप कर सकते हैं, आप जो है उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये था आपका आर्टिकल 26। क्लियर है। हाँ, अब आर्टिकल 27 देख लेते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस एक्सपेंसेस ऑन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अर्थात किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए, रखरखाव व धार्मिक खर्च के लिए करों का भुगतान नहीं करने की स्वतंत्रता देता है। देखिए, जैसे कि मंदिर होते हैं, क्या होते हैं, जो मंदिर होती है या मस्जिद होते हैं, कोई भी मॉस्क है, ठीक है, कोई भी मॉस्क है, तो होता क्या है कि उसके अंदर जो भी मेंटेनेंस चल रहा था, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, या जो भी मंदिर के अंदर जो भी चढ़ावा आता है, या मस्जिद के अंदर जो भी ज़कात इकट्ठा की जाती है, तो इस तरह की जो भी कार्यवाही की जाती है उसको क्या टैक्स सिस्टम के अंदर लाया गया है? बिल्कुल नहीं। उन्हें टैक्स सिस्टम से बाहर रखा गया। मतलब मंदिर मस्जिद की जो भी आमदनी है या जो भी उसमें जो भी खर्चे हैं उनको टैक्स से बाहर रखा गया है। तो यही ये आर्टिकल 27 कहता है कि उनको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, धार्मिक संस्थान है। हालांकि इसकी आड़ में बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं पर आरोप भी लगते हैं कि वो ब्लैक मनी का वाइट करते हैं। अब ये सच्चाई है कि नहीं है, ये तो अब जो है वो धार्मिक संस्थाएं जाने या जो भी इससे जुड़े हुए ऑफिशियल हैं वो जाने, लेकिन आरोप पेपर पे ऐसे पढ़ने में आ जाता है। तो चूँकि ऐसा धार्मिक संस्थानों को टैक्स ना पे करने का मौलिक अधिकार है, तो उसकी आड़ में कुछ गलत चीज़ें हो भी जाती हैं, इसमें सच्चाई है। तो ये आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 27 के बाद बात करते हैं आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 28 क्या कह रहा है,
इट प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक दिशा निर्देशों को पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। अब ये होली मेंटेन्ड बाय स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है, राज्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, स्टेट क्या करता है, स्कूल खोलता है, ठीक है। अब कोई भी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर अगर कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो क्या वो सही है? नहीं। तो आर्टिकल 28 इसकी इजाज़त नहीं देता है कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह के धार्मिक दिशा निर्देश नहीं दी जाएगी। जैसे अब मान लीजिए हिंदू धर्म में एक आस्था है कि मंगलवार को व्रत रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा कर दे कि मंगलवार के दिन जो है सभी व्रत रखेंगे, तो ये सही नहीं होगा ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर धार्मिक आस्था का विषय है, वो पूरे स्कूल पर लागू नहीं हो सकता है। या अब जैसे कि क्या होता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम में वो जो है नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या उसको पूरे स्कूल पर लागू किया जा सकता है ना? इसलिए देखिए 1 घंटे का वहाँ पे छुट्टी कर दी जाए कि जिनको जाना है वो जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, बाकी लोग जो है नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो राज्य द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में किसी भी तरह के धार्मिक दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे, आर्टिकल 28 ये कहता है। अब समझ में आया? तो याद रखना, इसमें रिलीजन इंस्ट्रक्शन की बात हो रहा है, तो एक एक करके फिर से देख लेते हैं। तो याद करना आसान है, PMTI से याद रखिएगा। किससे याद रखना है आपको? PMTI से। PMTI कैसे होगा? P से प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, M से मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन, T से टैक्स ऑफ रिलीजन और I से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो 25, 26, 27 और 28 ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले TC है, क्या था? T से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और C से चाइल्ड लेबर। तो 23 और 24, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये हो गया है। अगला जो मौलिक अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और 32, इसको हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल।